बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक लैब एक्टिविटी को देखेंगे जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर n। उसने हम नंबर जो n जो हमने रीड करना है उस वेरिएबल का नाम भी बता दिया यहाँ पे, एंड प्रिंट्स अ मैसेज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू एज गिवन बिलो। ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम इसी सवाल को थोड़ा सा दोबारा एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें करना क्या क्या है। तो कह रहा है कि भाई एक प्रोग्राम लिखना है दैट रीड्स अ नंबर। तो इसका मतलब है कि मैंने यूजर इनपुट इन्वॉल्व है कि रीड्स अ नंबर। जब उसने हमें कहा तो हम एक स्कैन एफ को यूज करते हुए यूजर से इनपुट लेंगे और नंबर उसने एक वेरिएबल ही बता दिया कि एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है और उसमें आपने इसको रीड करना है। ठीक है, ये भी समझ आ गई। आगे वो कहता है कि एंड प्रिंट्स अ मैसेज, और उसके बाद जो है ना एक मैसेज आपने प्रिंट करवाना है बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। अब जब इस किस्म की बात आती है ना कि भाई ये वाला आपने मैसेज देना है अगर उसकी वैल्यू ये हो, तो ये डेफिनेटली हमें समझ आ जाती है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात है। इसमें कोई इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स जो है ना वो यूज हो रही होंगी आगे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। और आगे जो कंडीशन है वो आगे बता रहा है कि कौन कौन सी हैं। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एन के ऊपर आपने कंडीशन लगानी है और उसकी बेसिस पे आपने वो मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एन पहली वाली क्या है कि भाई एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एन ग्रेटर देन जीरो तो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। दूसरा वो कह रहा है कि एन इज लेस देन जीरो अगर कंडीशन हो तो उसकी बेसिस पे आपने प्रिंट करवा देना है कि भाई इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और तीसरा है कि भाई एन इज इक्वल टू जीरो हो तो फिर आपने प्रिंट करवाना है कि इट इज़ इक्वल टू जीरो। अब इसने इधर हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान बना दी कि उसने जो कंडीशंस थी उनको तो लिख के दे दिया कि अगर ये कंडीशन हो तो ये मैसेज प्रिंट करा दो, अगर ये कंडीशन हो तो ये मैसेज प्रिंट करा दो। तो ये तो हमें बड़े आसानी से पता चल गया कि भाई इफ एल्स की स्टेटमेंट से हम ये ऑल कर लेंगे। और कंडीशंस भी इवन लिख के दे दी हैं। तो कंडीशंस क्या है यहाँ पे? तो पहली कंडीशन दी हुई है कि इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे कि इफ और एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि एन इज लेस देन जीरो। तो दूसरे में फिर हम लगा देंगे एल्स इफ। ठीक है। और एल्स इफ में लिख देंगे कि एन इज लेस देन जीरो। और तीसरी है कि भाई एन इज इक्वल टू जीरो, फिर हम एक और एल्स इफ लगा देंगे और इसमें लिख देंगे कि एन जो है वो इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें ध्यान दें तो अगर ये वाली कंडीशन एल्स इफ तक हम पहुंचेंगे जब, तो देखिए पहले वाला एल्स इफ फॉल्स होगा। पहले वाला एल्स इफ फॉल्स कब होगा? कि जब एन ग्रेटर देन जीरो नहीं है। ठीक है। तो फिर दूसरे वाला एल्स इफ चेक हो रहा है कि क्या एन लेस देन जीरो है, तो एन लेस देन जीरो भी नहीं है। तो कंडीशन एक ही बचती है कि एन इक्वल टू जीरो। मतलब कि अगर वो देखें पॉजिटिव नंबर नहीं है और वो नेगेटिव नंबर भी नहीं है तो तीसरी एक ही बात हो सकती है कि वो है ही जीरो। तो इसलिए हमें यहाँ पे कंडीशन ना भी लगाएं और सिर्फ एल्स लगा दें तो तब भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है। तो ये हमें इसको देखते पता चल गया कि तीन कंडीशंस हैं और वो क्या क्या है और वो कैसे हमने यूज़ करनी है। अब हम सिर्फ ये कर लेते हैं कि हम ये करते हैं कि हम अपने कोड का एल्गोरिदम लिखते हैं जैसे कि हम पहले भी करते होते हैं, और उस एल्गोरिदम को हम ट्रांसलेट करेंगे आगे उस कोड की फॉर्म में, सी के कोड में, ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि हमने कोड में क्या करनी है कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। इस वाले कोड में एक ही लाइब्रेरी यूज़ होगी stdio.h की, तो उसको हम इंक्लूड करा लेंगे। नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि लाइब्रेरी इंक्लूड कराने के बाद हमने मेन के नाम से एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर वो फंक्शन बेसिकली जो है ना हमारे कोड का एंट्री पॉइंट होगा वो वाला। नेक्स्ट हमने ये करना है कि भाई वो फंक्शन जब बन गया तो हमने ये कहना है कि भाई उसके अंदर वेरिएबल्स क्या क्या होंगे। एक ही वेरिएबल n के नाम से, और उसने वो वेरिएबल हमें बता भी दिया है कि भाई आपके वाले कोड में एक ही वेरिएबल होगा और वो होगा n के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब वो वेरिएबल भी हमारे पास आ गया तो हमें यूज़र से इनपुट लेनी है। तो हम यूज़र को कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट करेंगे कोई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हुए कि भाईजान कोई जो है ना आपने एक नंबर एंटर करें। वो कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा। तो उसके बाद ना हमने एक स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखी होगी। उस स्कैन एफ की स्टेटमेंट से जो भी उसने नंबर एंटर किया है वो हम रीड करवा लेंगे। ठीक है। तो एन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है ना जब वो आ जाएगी वैल्यू, तो आगे जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने अभी लिखी थी वो वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है ना हम आगे लिख लेंगे अपनी यहाँ पे, जो कि चेक करेंगी कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी बेसिस पे मैसेज करेंगी। तो मतलब वो चेक करेंगी कि भाई ये वाली कंडीशन चेक करेंगी, आगे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से ये मैसेज दे देंगी, और इसी तरह ये वाली कंडीशन और आगे ये वाला मैसेज। ठीक है। तो ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट्स आगे आ जाएंगी। तो ये वाला जो कोड है अब इसको हम ना सी की लैंग्वेज में जाके लिखते हैं। ठीक है। तो चलें अब आप हमारे साथ आ जाएं आईडीई के ऊपर, और आईडीई के ऊपर जाके इसी चीज़ का कोड लिखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना था कि हमने जो है ना लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी थी। तो लाइब्रेरी हमने कहा था कि इस कोड में सिर्फ stdio.h की चाहिए होगी। उसके बाद हमने कहा था कि मेन का फंक्शन बनाना है, तो मेन का फंक्शन बना लिया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाना था एन के नाम से, जो कि उसने बताया हुआ भी था। तो इधर थोड़ी सी हमारे पास बाउंडिंग थी कि जो वेरिएबल है वो एन नहीं हो, क्योंकि सवाल में बता दिया गया था। नेक्स्ट आपने करना है कि आपने यूज़र से
उस वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना था। तो आपने कहा था कि आप एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट देंगे और उसमें उसको कहेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर अ नंबर, सपोज हम कहते हैं, आप कुछ भी और प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, बस आपने उसको ये बताना है यूज़र को, उसको ये समझ आ जाए कि उसने कोई नंबर एंटर करना है। उसके बाद वो नंबर एंटर करेगा तो उसको नंबर को जब रीड करेंगे तो अगर स्कैन एफ की स्टेटमेंट से ही रीड करेंगे ना, तो आपने स्कैन एफ की स्टेटमेंट से रीड किया, परसेंटेज डी लिखा कि भाई एक इंटीजर नंबर है, और एंड एन लिखा के एन का एड्रेस दे दिया जाए ताकि एन वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अब एन वेरिएबल के अंदर वो इनपुट आ गई। जब वो इनपुट आ गई तो आगे अपने कंडीशंस लगानी थी, और वो कंडीशंस भी बड़ी क्लियर थी क्योंकि सवाल में ही बताई गई थी वो कंडीशंस। तो पहली कंडीशन थी कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो आपने क्या प्रिंट कराना है। तो उधर मैसेज दिया गया था कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जो है ना, ये स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है। तो आप यहाँ पे लिख दें कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है ना, अगली जो कंडीशंस दी गई थी उसमें लिखा हुआ था कि भाई अगर एन जो है वो लेस देन ज़ीरो, तो आप एक एल्स इफ लगाएं और आप लिख दें कि भाई इफ़ एन इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, उस वाले केस में भी आपने एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखनी थी। उस वाले केस में आप लिख देंगे इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, और ये स्टेटमेंट भी उसने सवाल में ही बता दी हुई थी, इसलिए इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कोई ख़ास। नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास स्टेटमेंट जो हमने अभी डिसाइड भी ये किया था कि इधर हमें एल सेफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा एल से भी काम चल जाएगा, और उस वाले केस में हमने लिखना था कि इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया, और इसके साथ जो है ना हमारे इस प्रोग्राम का जो है ना कोड ख़त्म हो जाता है। अब इधर दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ये कि आप देखें कि हमने इफ एल्स की जब स्टेटमेंट्स लिखी हैं, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट्स हमने ओमिट कर दी हैं, ये हमने यूज़ नहीं की। वो क्यों नहीं यूज़ की भाई? वो इसलिए नहीं यूज़ की कि इफ़ के अंदर एक एक स्टेटमेंट आ रही थी। एक स्टेटमेंट ही अगर आ रही हो तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती, अगर मल्टीपल आ रही हो तो तब ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आ रही हो तो ब्रैकेट्स मस्ट है। लेकिन वैसे ब्रैकेट्स लगाना मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि भाई एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कभी इस तरह हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोड लिख रहे हो और भूल जाए, और आप ये सोच रहे हो कि ये मैं स्टेटमेंट इफ़ के अंदर ही लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, लेकिन वो इफ़ के अंदर ना लिखी जा रही हो, बाहर लिखी जा रही हो। इस वजह से बेहतर ये है कि भाई आप ब्रैकेट्स लगा लें। एक तो ये चीज़, दूसरा ये हमने सीखा कि भाई कुछ जगहों पे एल्स इफ को ओमिट करके उसकी जगह पे एल्स को भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि हमने ये किया। ठीक है, और तीसरा ये हमने सीखा कि भाई जब भी कोड में इस तरह की चीज़ें आ जाएं, कि अभी आप ज़रा सवाल की तरफ एक दफ़ा वापस जाएं पहले, तो इस तरह की सवाल में अगर चीज़ें आ जाएं कि कुछ चीज़ें वो आपको पहले से ही बता दे, तो उनको आपने फिर बिल्कुल चेंज नहीं करना। जैसे उसने बता दिया कि रीड्स अ नंबर एन, तो उसने वेरिएबल का नाम बता दिया, अब ये वेरिएबल का नाम आपने चेंज नहीं करना, आपने इसका यही नाम रखना है जो इसने कहा है। फिर मैसेजेस टू प्रिंट में वैसे तो देखें हमारे पास, हम कहते हैं ना कि जो आपका दिल करे आप करा देंगे, पॉजिटिव नंबर आपने बस बताना है यूज़र को, तो आप बेशक कह दें कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, बेशक आप नंबर पहले प्रिंट कर दें कि 10 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, बेशक आप कह दें कि यूज़र इनपुट इज़ पॉजिटिव, इस तरह हो सकता है ना। लेकिन जब इसने अभी हमें बाउंड कर दिया कि मैसेज टू प्रिंट यही आना चाहिए, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो आपके मैसेज में भी एग्जैक्टली यही चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने इस वाले कोड में फॉलो करते हुए जो मैसेज उसने कहे थे एग्जैक्टली वही मैसेजेस हम प्रिंट करा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कोड की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, और उसके बाद हम उसको रन करते हैं। जब हम कोड को रन करेंगे तो होगा ये कि सबसे पहले वो ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड कराएगा, हैश इंक्लूड stdio.h से। तो लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है, या आप इसको पढ़ें भी तो आपको पता चलता है, std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट, तो ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है ये। तो वो इंक्लूड कराएगा, तो इसका मतलब है हम इससे अब प्रिंट एफ स्कैन एफ के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वो चला जाएगा मेन में। मेन में जाते सर पहली स्टेटमेंट है कि भाई एन नाम का एक वेरिएबल बना दो, तो एन नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा, और फिर प्रिंटफ की स्टेटमेंट पे चला जाएगा। प्रिंटफ की स्टेटमेंट में लिखा है कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो ये जो भी टेक्स्ट लिखा है स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि प्लीज एंटर अ नंबर। जब ये स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा तो इसके बाद ना एक स्कैनफ की स्टेटमेंट है, जो कि नंबर के अंदर जो भी वैल्यू है उसको रीड करा रही है यूज़र से। तो अब यूज़र सपोज कुछ भी एंटर करता है, सपोज 50 10 30 जो भी एंटर करता है, तो वो जो भी एंटर करेगा ये एन वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जाके। तो अब एन वेरिएबल में एक ना एक वैल्यू स्टोर्ड है। फिर हमारी इस कंडीशंस पे हम आएंगे, और अब इन कंडीशंस में ये होगा कि वो कंडीशन चेक करता जाएगा, और जो सी भी कंडीशन ट्रू हो जाए उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद बाकी सबको छोड़ देगा। मतलब कि ये बात देखें बड़ी ज़रूरी है समझते हैं कि भाई अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसके बाद एल्स इफ को चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी छोड़ के इसके बाद आगे आ जाएगा। मतलब कि अगर आप चाहते हैं ना कि वो सारी स्टेटमेंट्स चेक करे, तो फिर आपको मल्टीपल इफ्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप इफ़ और एल्स इफ लगाएंगे तो वो एक को चेक करेगा, और जैसी वो ट्रू हो गई तो फिर वो इन सारों को अगलों को छोड़ देगा। अगर वो फॉल्स हो जाए फिर वो अगली को चेक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होगा अब कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर तो ग्रेटर देन जीरो है तो लिखा आ जाएगा कि भाई इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और वो कोड यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन पे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। अगली कंडीशन ये कह रही है कि क्या वो लेस देन जीरो है।
तो अब अगर तो वो लेस देन जीरो है तो ये लिखा आ जाएगा कि इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर वो लेस देन जीरो नहीं है तो वो एल्स के स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा इधर से, ठीक है। और लास्टली अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स थी और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स थी, तो फिर वो एल्स की कंडीशन पे चला जाएगा और लिखा आ जाएगा कि एल्स की कंडीशन में जो भी लिखा हुआ है कि इट इज इक्वल टू जीरो। तो इधर आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि भाई एक कंडीशन चेक होगी, ये सारी कंडीशन चेक नहीं होंगी। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन चेक होगी, ये मस्ट है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो अगली सारी जो सीरीज में इफ एल्स या लगी हुई है ना कि इफ और फिर एल्स, इफ और एल्स, इफ और फिर एल्स, तो वो सारी स्किप हो जाएंगी। वैसे अगर स्किप पहला वाला इफ ही ट्रू हो गया तो इस एल्स इफ ने चेक नहीं होना, मतलब कि चेक करेगा ही नहीं, इस वाली को एल्स को भी नहीं करेगा और बाहर चला जाएगा। तो सिर्फ ये प्रिंट होगा। तो ये चीज़ अभी हम जब एग्जीक्यूट भी करेंगे कोड में तो देखेंगे भी। तो हम कोड चलाते हैं। तो कोड में हम सबसे पहले मैं करता हूँ कि कोई मैं पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ, मसलन मैं पॉजिटिव नंबर लिखता हूँ 43, ठीक है। एंटर किया तो लिखा आ गया इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। फिर मैं कोड चलाता हूँ और अब मैं ना कोई नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ, मसलन -57, ठीक है। एंटर किया तो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर लिखा आ गया। और लास्टली मैं जो है ना वो एंटर करता हूँ कि भाई ज़ीरो। तो ज़ीरो एंटर किया तो लिखा आ गया इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब जैसे ही वैसे ही हुआ बिल्कुल कि जब जैसे पॉजिटिव नंबर था तो उसके अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अगली चेक नहीं हुई। अगर जब ये फॉल्स हुई थी कंडीशन, जब नेगेटिव नंबर था तो ये फॉल्स हो गई थी, और फिर ये वाली कंडीशन चेक हुई, फिर ये ट्रू हो गई थी। तो तब ना लिखा आ गया कि इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और जीरो के केस में पहले ये चेक हुई तो जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं था, ये फॉल्स हो गई। फिर ये चेक हुई तो जीरो लेस देन जीरो भी नहीं था, ये भी फॉल्स हो गई। इस वजह से एल्स की स्टेटमेंट चल गई और लिखा आ गया इट इज इक्वल टू जीरो। तो आई होप को आपको ये समझ आ गया होगा। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि भाई अगर ये जो कंडीशन है एन ग्रेटर देन जीरो, क्या इसकी जगह पे मैं कोई और कंडीशन भी लगा सकता हूँ? और अगर वो कंडीशन मैं इधर कोई और लगाई तो क्या एल्स इफ में भी वो कंडीशन चेंज होगी? तो बेसिकली कि क्या कोई और कंडीशंस भी हैं कि जिसके अलावा भी इसको कोड को लिखा जा सकता है, कि कोई और बंदा लिखे तो वो भी कोड थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब कि यहाँ और यहाँ पे कंडीशन सपोज डिफरेंट हो जाए लेकिन रिजल्ट उसका सेम ही आए। या ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने जो कोड लिख दिया यही बेसिकली कंडीशंस थी जो लग सकती हैं? तो इन दोनों में से असल सही जवाब क्या है कि क्या ये कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, कुछ और कंडीशन भी इधर आ सकती हैं, या नहीं यही कंडीशंस हैं जिनके साथ ही कोड सिर्फ रन हो सकता है? तो ये आप लोग मुझे बताएंगे।